नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज बैरागी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी स्टडी पॉइंट पर। आज हम करेंगे एसएससी जीडी की 24 जनवरी 2023 की शिफ्ट नंबर 3 का गणित का सॉल्यूशन। किस तरीके से पिछली बार प्रश्न पूछे गए थे और किस तरीके से अब हम वापस से जो 20 फरवरी से एग्जाम शुरू हो रही है उसमें गणित में 20 में से 20 प्रश्न करें, उनका तरीका सीखेंगे। और दूसरी बात ये कि कम से कम समय में, अब जो कम समय बचा है, इसमें किस तरीके से पढ़ा जाए। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप पिछली बार के एसएससी के पेपर कीजिए। और पेपर में बहुत सारे जो नए स्टूडेंट होते हैं उनको गणित में बहुत दिक्कत आती है, जैसे कि एडवांस में मैनिपुलेशन डालता है एसएससी जीडी। तो उन सवालों को कैसे करें वो भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ही बताऊंगा, क्योंकि इतने कम समय में ज्यादा कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए हमें, इसके बारे में भी हम बात करेंगे वीडियो के बीच में और प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक पार्क में सप्ताह के दिनों में औसतन 30 बच्चे खेलते हैं और सप्ताह अंत में औसतन 60 बच्चे खेलते हैं। शनिवार से शुरू होने वाले जून के महीने में प्रतिदिन पार्क में खेलने वाले बच्चों की औसत संख्या क्या है। देखिए, जून का महीना है और जून के महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। तो जून का महीना पहली तारीख क्या रहेगी? शनिवार रहेगी। ठीक है, तो हम देखेंगे कितने शनिवार आते हैं। एक से जोड़ेंगे 7, तो 8 तारीख को शनिवार पड़ेगा, फिर 15 तारीख को शनिवार पड़ेगा, फिर 22 तारीख को शनिवार पड़ेगा और फिर 29 तारीख को शनिवार पड़ेगा। अब हम यहाँ देखेंगे कि छुट्टियां कब रहती है। तो बहुत सारे विभाग में शनिवार की और रविवार की दोनों छुट्टियां रहती है, तो हम दोनों छुट्टियां मान के चलेंगे। तो शनिवार के बाद एक रविवार आएगा, फिर यहाँ पे भी एक रविवार आएगा, ऐसे ही यहाँ पे भी एक रविवार आएगा और यहाँ पे भी एक रविवार आएगा और यहाँ पे भी एक रविवार आएगा। तो पूरे महीने में कितनी छुट्टियां हो गई है? पूरे महीने में ये 10 छुट्टियां हो गई है और 10 सप्ताहांत में 60 बच्चे खेलते हैं। बाकी 20 दिन में कितने बच्चे खेलते हैं? औसतन 30 बच्चे खेलते हैं। तो टोटल योग कितना हो जाएगा? 600 बच्चे यहाँ खेलेंगे और 600 बच्चे यहाँ हो जाएंगे। अब औसत पूछा है तो कुल बच्चे कितने हो गए? 1200 बटे कुल योग कितने हो गया महीने का? तो कुल कितने दिन हो गए? 30 दिन। 30 से काटेंगे, 30 चौक 120 हो जाएगा और ये जीरो ऐसा कैसे, यानी कि 40 हमारा औसत हो जाएगा और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा? अगला प्रश्न है हमारा कि एक यदि रमेश 12 किलोमीटर प्रति घंटे के बजाय 15 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है तो वहां समान समय में 2 किलोमीटर अधिक चलता है। रमेश द्वारा समान समय में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय की गई वास्तविक दूरी किलोमीटर में कितनी है? यह प्रश्न है। तो हमें सबसे पहले तो ये कंसेप्ट देखना है कि चाल बराबर क्या होता है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अभी यहाँ समय का कोई रोल नहीं है, तो हम इस समय को क्लियर कर देंगे। यहाँ से तो क्या हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि चाल बराबर हो सकती है दूरी के। तो देखिए, रमेश जो है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ना चल के 15 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रहा है। तो ये क्या हो गई? ये चाल हो गई। तो चाल को हम दूरी मान लेंगे। ये चाल बोलो या दूरी बोलो, बात बराबर हो जाएगी, क्योंकि चाल के बराबर दूरी होती है। तो हम देखेंगे, इसको रेशो में लेंगे, 3 चौक 12 और 3 5 15। अब हम देखेंगे, प्रश्न बोल रहा है कि अगर इसके हिसाब से नहीं 15 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलेगा तो 1-2 किलोमीटर ज्यादा चलेगा। लेकिन यहाँ हम देख रहे थे, यहाँ पे तो सिर्फ 1 किलोमीटर ज्यादा चल रहा है, यानी कि 1 यूनिट ज्यादा चल रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? प्रश्न में 2 किलोमीटर दे रखी है। 2 किलोमीटर दे रखी है। 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 की वैल्यू 2 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 किलोमीटर हो जाएगी और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 किलोमीटर हो जाएगी। अब हम देखेंगे, यहाँ पे 12 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रहा था, तो इसी की दूरी पूछिए तो वास्तविक दूरी कितनी है? 8 किलोमीटर हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है हमारा, एक दुकानदार ने 750 रुपए के अंकित मूल्य पर 50% की छूट दी तो विक्रय मूल्य कितना होगा? देखिए, 50% की छूट दी यानी 50% के बराबर में बेच दिया होगा, तो अंकित मूल्य पे ही छूट दी होगी। फिर तो 750 का आधा कितना हो जाएगा? 375, क्योंकि 50% आधा ही होता है। चलिए हम प्रश्न को करेंगे फिर भी कि 750 रुपए है जो कि अंकित मूल्य है, इस पे 50 की छूट दे दी तो 50, 100 में से 50 की छूट दी तो 50 बचेगा। तो ये 50% पे बेच दिया और परसेंट के लिए 100 लगा दिया, तो ये बराबर हो गया विक्रय मूल्य के। तो ये विक्रय मूल्य ही है। तो 75 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 375 रुपए आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न कहता है हमारा, वह मूलधन ज्ञात कीजिए जो 2 वर्ष में 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1167.4 रुपए हो जाती है। तो मूलधन ज्ञात करना है इसमें। तो देखिए 8% है, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/25। ठीक है, कैसे होता है? देखो 8% है, परसेंट के लिए बटे में 2 जीरो लगाऊंगा, तो ये 4 दूनी 8 हो गया और 4 से काटूंगा 100 को 25 बार जाएगा, तो 8% की वैल्यू 2/25 आ गई। अब हम इस चीज को क्या मानते हैं? मूलधन मानते हैं। और ये ऊपर जो होता है ये इंटरेस्ट होता है। तो मूलधन में इंटरेस्ट जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? मिश्रधन हो जाएगा। तो हमारा मूलधन कितना है? 25 है और हमारा मिश्रधन कितना है? वो हो जाएगा 27। क्योंकि क्वेश्चन में 2 साल दे रखा है तो हम दोनों पे स्क्वायर कर देंगे, तो हमारा मूलधन हो जाएगा हमारे हिसाब से 625 और हमारा मिश्रधन हो जाएगा 729। अब प्रश्न में जो है वो ये जो मान दे रखा है वो मिश्रधन का मान दे रखा है, यानी 729 की वैल्यू हमको क्या दे रखी है? 1166.4 हमको वैल्यू दे रखी है। चलिए अगर 729 की वैल्यू ये है तो 625 की वैल्यू हमको निकालनी, क्योंकि ये हमारा मूलधन है। तो ये इसके बटे में आ जाएगा। यहाँ लिख देता हूं मैं 1166.4 और ये वैल्यू 729 इसके बटे में आ गया 729। तो यहाँ एक बचा, एक में गुणा करेंगे किसका? 625 का, तो 625 हो जाएगा। तो यहाँ पे 625 का ही मान निकालना है हमें, तो 625 से यहाँ भी गुणा कर देंगे। चलिए इसको पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पे लग गया 0। चलिए अब इसको काटेंगे तो ये संख्या जो है ये कट जाएगी
18 से काट लेते हैं क्योंकि बहुत बड़ी संख्या, 18 चौक 72, 18 5 90 है। ठीक है, इसको काटेंगे 18 से, 18 5 90, 18 6 108, कितना बच गया 8 बच गया, तो ये हो गया 86। 18 5 90 होता है, 18 चौक 72, 14 बच गया, तो 18 निम 144 हो गया, सॉरी 18 8 144 हो गया। क्या ये संख्या वापस से 9 से कट रही है? ये तो 9 से कट रही है, 9 चौक 36, 9 5 45, 6 और 8 10, हाँ ये भी कटेगी, 9 7 63, 9 दूनी 18। चलिए फिर 9 से कटेगी, 9 9 8 72 और 9 5 45, 5 से इसको काटूंगा तो 125 आ जाएगा, और 125 का गुणा 8 में करेंगे तो हमारा मूलधन हमें मिल जाएगा 1000 रुपए का, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, एक व्यक्ति ने समान मूल्य पर 2 वस्तुएं खरीदी और एक को 15% के लाभ पर और दूसरी को 5% की हानि पर। देखो एक पे तो 15% का लाभ हो रहा है और दूसरी पर 5% की हानि हो रही है। ठीक है, चलिए लेकिन प्रश्न बोल रहा है कि समान मूल्य पर खरीदी है, यानी क्रय मूल्य तो समान ही होगा, विक्रय मूल्य अलग अलग हो सकता है, और जो बेचा है तो विक्रय मूल्य, दोनों विक्रय मूल्य का अंतर उसने दे रखा है प्रश्न ने कि अंतर है 80 रुपए। तो हम सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20 और 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। चलिए अब यहाँ पे हम देखेंगे 20 रुपए हमारा क्रय मूल्य है, 3 रुपए क्या बोला है लाभ पर बेचा है, मतलब 20 पे 23 रुपए में बेच दी, 20 की चीज को 23 रुपए में बेच दी। अब यहाँ देखेंगे कि 20 की चीज को 1 पे हानि हो गई, यानी 20 की चीज को 19 में बेच दी। ठीक है, चलिए ये हमारा हो जाएगा ये हमारा पहला विक्रय मूल्य, ये हमारा दूसरा विक्रय मूल्य। ठीक है, अब हम देखेंगे क्रय मूल्य तो हमारा यहाँ पे भी समान है और यहाँ पे भी समान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे तो 23 रुपए में बेचा है और यहाँ पे 19 रुपए में बेचा है, तो विक्रय मूल्य का अंतर हम देखेंगे। यहाँ पे अंतर तो हमारे पास सिर्फ 4 आ रहा है, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि 80 रुपए का इन दोनों के बीच में अंतर है, तो 4 की वैल्यू और 80 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू हो जाएगी 20। अब हमसे पूछा है प्रश्न ने, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य, देखो ये 2 वस्तुएं हैं, एक वस्तु ये एक वस्तु ये, तो हमसे एक वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी 20 की वैल्यू पूछ रहा है। तो इस 1 को 20 बनाने के लिए मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और यहाँ 20 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 20 से मल्टीप्लाई मुझे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक का गुणा 20 में होगा तो 20 आ जाएगा, जो कि हमको वैल्यू चाहिए इस 20 की। तो 20 में 20 का गुणा किया तो कितना आएगा? 400, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, एक कंपनी में विभिन्न प्रकार की छूट योजनाएं देती है कि 10 पहला है 10% और 20% की 2 क्रमिक छूट है। तो देखो 10% और 20% की छूट मिल रही है तो सक्सेसिव लगाएंगे, ये 10 की छूट है, 20 की छूट और माइनस माइनस प्लस 10 × 20/100। तो हम यहाँ से देखेंगे ये माइनस का 30 में से प्लस का 2 जोड़ा, तो ये पहली कंडीशन हमें मिल गया 28% की छूट। सॉरी ये माइनस का 30 है, यहाँ साइन आएगा, पहली कंडीशन में हमको क्या मिल गया? 28% की छूट। चलिए दूसरा बोल रहा है कि एक खरीदे और एक मुफ्त पाए, यानी कि एक खरीदे और एक मुफ्त पाए मतलब क्या होगा? ये हम दूसरा वाला करेंगे, एक खरीदे और एक मुफ्त पाए मतलब 2 पर 1 की छूट मिल रही है, 1 की छूट 2 पर मिल रही है, इंटू 100 करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 50% की छूट हमको यहाँ पे मिल गई है। सेकंड में क्या हुआ है? 50% की छूट मिल गई है। तीसरा देखेंगे अपन, तीसरी कंडीशन क्या बोल रहा है कि 5 खरीदे और 3 मुफ्त पाए, यानी 3 फ्री मिल रही है, टोटल कितने में से? 8 में से, क्योंकि 5 तो खरीद ली और 3 मुफ्त मिल गई, यानी टोटल हमें कितनी मिल गई है? 8 मिल गई है। तो यहाँ पे हमेशा टोटल ही आता है, बटे में हमेशा हम टोटल को शो करते हैं। 3 पे 8 की छूट मिल गई है, सॉरी 8 खरीदने पे 3 फ्री मिल गई है, हम इसको 8 से काटेंगे। चलिए इसको 8 से तो ये कटेगा नहीं, फिर भी हम काट लेंगे। 8 एकम 8, 2 बचा 8 दूनी 16, 8 तो 5 40, तो 12.5 का गुणा 3 में करेंगे हमें मिलेगा 37.5%। तो तीसरी कंडीशन में हमको 37.5% की छूट मिल गई है। और चौथी कंडीशन दे रखी है कि 5 खरीदे और 6 पाए, यानी 5 खरीदने पे 6 मिल रही, 6 पाए मतलब 1 फ्री मिल रहा है सिर्फ, कितने पे? टोटल 6 में से, इंटू 100 करेंगे। तो यहाँ से काटेंगे इसको, 6 एकम 6, 4 बचा 6, 6 36, फिर पॉइंट लगाया, फिर 6 यहाँ पे 16.6 का ही फायदा मिल रहा है हमको। तो यहाँ पे हम देखेंगे किस योजना में छूट प्रतिशत सबसे कम है, तो चौथी वाली योजना है, इसमें सबसे कम छूट मिल रही है, सिर्फ 16% की छूट मिल रही है। बाकी में 28 की मिल रही है, 37 की मिल रही है, 50 की मिल रही है, लेकिन सबसे कम किसमें छूट मिल रही है? तो हमारा आंसर हो जाएगा चौथी वाली योजना जो है उसमें हमें सबसे कम छूट मिल रही है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, एक व्यक्ति किसी कंपनी का स्टॉक 12,000 रुपए में खरीदता है और यदि वह स्टॉक को बेचता है तो 1 वर्ष के बाद तो उसे 15,000 रुपए मिलते हैं, तो अर्जित लाभ कितना है? देखिए खरीदा कितने में है? 12,000 रुपए में, और बेचा कितने में है? 15,000 रुपए में। ठीक है, तो कुछ कितना लाभ हो गया? उसको 3,000 रुपए का लाभ हो गया। और हमेशा लाभ किस पे होता है? क्रय मूल्य पे होता है। तो क्रय मूल्य लिखेंगे बटे में इसके, इंटू करेंगे 100। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब इस 12 को काटूंगा 300 से, तो 12 दूनी 24, और ये कितना बच गया? 6, मतलब 12 पंचे 60, तो 25% का उसको क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ए और बी मिलकर किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने अकेले कार्य शुरू किया और 5 दिनों के बाद बी ए के साथ शामिल हो गया, दोनों ने शेष कार्य पूरा किया। कार्य पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे? तो देखो ए जो है वो किसी कार्य को कितने 15 दिन में कर रहा है, और बी जो है उसको कितने दिन लग रहे हैं? उसी कार्य को करने में 10 दिन लग रहे हैं। चलिए तो हम पहले देखेंगे टोटल काम कितना है, तो हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास टोटल वर्क मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा? 30। तो हम इन दोनों को
एफिशिएंसी भी निकाल लेंगे। 15 दूनी कितना होता है, 2 कार्य प्रतिदिन कौन करेगा, ए करेगा, और 10 या 30 यानी 3 कार्य प्रतिदिन कौन करेगा, बी करेगा। अब हम देखेंगे ए ने अकेले 5 दिनों तक काम किया। देखो 5 दिन तक तो ए ने काम किया, ये जो ए है इसने अकेले ने काम किया 5 दिन तक, और एक दिन में अगर 2 कार्य करता है तो 5 दिन में कितना करेगा, 10 कार्य किसने कर लिया, ए ने काम, 10 काम ए ने कर लिया। अब हम देखेंगे कि 30 में से 10 काम हो चुका है तो बचा काम कितना है, 20 काम बचा है। ये 20 काम बचा है और इसके साथ में ए के साथ में बी भी आ गया, यानी कि आप 3 और 2 5 काम डेली होगा। तो ये 5 काम डेली होगा, कितने दिन लग जाएंगे, 5 चौके 20, 4 दिन लग जाएंगे हमको। तो टोटल काम सॉरी ये 4 दिन यहाँ पे लग जाएंगे हमको, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि काम को पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे, तो हम देखेंगे 5 दिन तो हमको ये लगे यहाँ पे और 4 दिन ये लगे, मतलब 5 और 4 हमको टोटल दिन कितने लगेंगे, 9 दिन हमको टोटल लगेंगे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक परीक्षा में एक छात्र ने पहले पेपर में कुल 200 में से 40% अंक प्राप्त किए। देखिए 200 में से 40% अंक प्राप्त किए यानी कितने नंबर लेके आ गया वो, 40 दूनी 80 यानी 80 नंबर लाया वो अभी तक, ठीक। चलिए अगली कंडीशन देखेंगे। प्रश्न कह रहा है यदि छात्र को कुल 60% अंक प्राप्त करने हैं तो उसे दूसरे पेपर 200 में से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने पड़ेंगे। तो देखो पहला पेपर 200 का है तो दूसरा भी 200 का होगा, मतलब 400 में से उस विद्यार्थी को 60% लाना है, तो कितना लाना होगा उसको, टोटल 240 नंबर लाने हैं उसको, 240 नंबर लेके उसको आना है। लेकिन वो लाया कितना है, 80 लाया है, मतलब उसको अभी 160 नंबर और लेके आने हैं। तो 160 नंबर लाने हैं, कितने में से, दूसरा पेपर 200 का है तो 200 में से 160 लाने पड़ेंगे। तो परसेंट में पूछा है कि कितने परसेंट लाना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और ये 2 से काटूंगा 160 को 80%, यानी अभी उसको 80% नंबर और लेके आने हैं। चलिए अगला प्रश्न करूंगा। अगला प्रश्न है हमारा, एक स्कूल में 200 विद्यार्थी है। देखो स्कूल में कितने विद्यार्थी है, 200 विद्यार्थी, ऐसा प्रश्न में कहा है। विद्यार्थी में लड़के और लड़कियां दोनों आ जाएगी। अब हम देखेंगे यदि लड़कों और लड़कियों का मतलब बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना दे रखा है, 9:1, यानी 9 के अनुपात में लड़के हैं और 1 के अनुपात में लड़कियां हैं। तो स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच मध्यानुपाती क्या है, तो हम देखेंगे टोटल लड़के और लड़कियां यूनिट में कितने हैं, 10 है, लेकिन टोटल कितना दे रखा है प्रश्न में, 200, यानी 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, ठीक है। अगर 1 की वैल्यू 20 हो जाएगी तो फिर 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 का मल्टीप्लाई मार दो, और 1 की वैल्यू हमको दे रखी 20, यानी 20 लड़कियां और 180 कौन है, लड़के हैं। अब इन दोनों का मध्यानुपाती चाहिए, तो 180 और मध्यानुपाती लिख लिया x, और ये हो गई 20, मध्य में लिख लिया हमने x। वैसे हम 180 और 20 का मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट रूट निकाल के मध्यानुपाती निकाल सकते हैं, लेकिन मध्यानुपाती कहते हैं किसे है, तो इस टाइप के सवाल, इस टाइप के क्वेश्चन को मध्यानुपाती कहते हैं, इस तरीके से इसको जमाते हैं। अब 180 के बटे में मैं x को लिखूंगा और बराबर करके इस x के बटे में 20 को लिखूंगा। देखो ये x उधर जाके x स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 180 × 20। अब ये जैसे मैंने यहाँ से स्क्वायर हटाया, यहाँ पे रूट लग गया, 18 दूनी 3600 हो जाएगा ये पूरा टोटल, ये 3600 हो गया। तो x जो हमने मध्यानुपाती माना था इसका मान कितना आ जाएगा, 60, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, a का वह न्यूनतम मान कितना होगा जिससे संख्या 638 a 435, देखो 638 a 435 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो 3 से विभाज्यता के लिए हम क्या करेंगे कि 3 का जो मल्टीपल नंबर है उसको हटा देंगे, वो मान लो डायरेक्ट 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो ये 6 जो है 3 से मल्टीप्लाई कट गया, ये 3 भी 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो कट गया, 8 कटता नहीं है तो इसको छोड़ देंगे अभी, ये 3 भी कट गया क्योंकि 3 से मल्टीपल है, और 5 और 4 9 हो गया तो ये भी कट जाएगा क्योंकि 9 भी 3 के पहाड़े में आता है। अब a का न्यूनतम नंबर ढूंढना है जो कि इस पूरी संख्या को 3 से विभाज्य कर ले, तो a की जगह ऐसा क्या रखें कि पूरा नंबर 3 से कट जाए। तो 8 में ऐसा क्या जोड़े कम से कम कि वो 9 का बन जाए, तो a का मान नंबर 1 रखेंगे तो 8 और 1 9 हो जाएगा, और ये भी पूरा पूरा कट जाएगा, यानी a का मान कितना सेटिस्फाइड कर रहा है यहाँ पे 1, और कम से कम रखना है तो कम से कम 0 तो रख नहीं पाएंगे, 1 रख लेंगे अपन, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि यदि a का 18% बराबर है b के 40% के। देखिए a का 18% के लिए मैं बटे में चलो डायरेक्ट 100 लगा देता हूँ, बराबर है ये बराबर है b के 40% के बराबर है, तो a से b का रेशो पूछा है, ठीक है। चलिए ये 0 से 0 2 0 से 2 0 बढ़ गया, इसको काटूंगा मैं 20 बार जाएगा 2 से, और ये जाएगा 9 से, 9 बार 2 से इसको भी काटेंगे, 2 से इसको भी काटेंगे, तो ये a हो गया, और बराबर से b इधर आके इस a के बटे में आ जाएगा। उसी तरीके से ये 20 ऊपर ही रहेगा, और ये 9 बराबर से उधर जाके 20 के बटे में चला जाएगा, यानी a का मान 20 है और b का मान 9 है, और a से ही b का रेशो पूछा है, तो a ये हो गया और b 9 हो गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 20:9। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि 74 व्यक्तियों की औसत आय 5200 रुपए है। देखो 74 व्यक्ति है, ये संख्या हो गई, औसत आय हो गई 5200। जब मैंने 74 का गुणा 52 में किया तो कितना हो जाएगा, टोटल ये होगा, देखो 52 का गुणा 74 में करूंगा, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 208, 7 दूनी 14, 3536, यानी 3848, ये कुल योग हो गया। अब प्रश्न कह रहा है कि पूरे समूह की नहीं सॉरी एक प्रबंधक की आय 6000 है, यानी 75 में अगर मैं एक प्रबंधक और आ गया, ये कितने सॉरी 74 में एक प्रबंधक आ गया तो 75 जने हो जाएंगे, और 75 जनों और यहाँ पे एक जोड़ा है तो ये 75,000 में 6000 आय भी जोड़ूंगा मैं इसकी, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर रहा हूँ, ये 2 जीरो है तो पीछे 2 जीरो भी आएंगे,
इसमें मैंने प्रबंधक के भी 6,000 रुपए जोड़ दिए, तो अब 75 जनों की टोटल टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 9 और 3, मतलब 75 जनों की जो आय है वो हो जाएगी 3,90,800 रुपए। तो कुछ नहीं करना है, बस अब आ गया हमसे टोटल का पूरे समूह का यानी 75 जनों का औसत पूछा है, तो कुल योग बटे कुल योग ये हो गया 390 और 800, ये कुल योग हो गया। इसमें मैं टोटल लिख दूंगा 75 और इसको काट दूंगा। तो चलिए 25 से ही काट लेते हैं, 25 से कम 25, चलिए 3 से काटते हैं, पहले 3 एकम 3, 3 9, सब 3 तो कटना नहीं है, 25 से ही काटेंगे, 25 से कम 25, 14 बचा, 140 हो गया, 25 5 125, 15 बचा, 25 छंग 150 हो गया, 80 150 हो गया, ये हो जाएगा 25 से कम 140 हो गया, 15 बचा, 80 हो गया, 25 दिया 75 और 25 दूनी 50 और ये हो जाएगा 25 दिया 75। अब इसको 3 से काटेंगे, 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और भाग में जाने का 0, 3 छंग 18, 3 छंग 18, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 5210.66 रुपए। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि 2 पुरुषों द्वारा किया गया कार्य 3 महिलाओं द्वारा किए गए कार्य के बराबर है। देखिए 2 पुरुषों के द्वारा किया गया कार्य 3 महिलाओं के द्वारा किए गए कार्य के बराबर है, तो मैंने ये बराबर लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, पुरुष से महिला का रेशो आ जाएगा 3:2, यानी पुरुष से महिला का हमको मिल गया अनुपात। आगे चलेंगे, प्रश्न कह रहा है कि और 5 महिलाओं द्वारा किया गया कार्य 7 लड़कों के द्वारा किए गए कार्य के बराबर है, यानी 5 महिला से काम करवा लो या फिर 7 लड़कों से काम करा लो, तो 7 लड़कों से काम करा लो, तो एम से एल यानी महिला से लड़के का रेशो आ जाएगा 7:5। ठीक है, चलिए हम इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 महिला बराबर 2 है और महिला बराबर 7 है, तो ये अलग अलग है, इसलिए हम इसको सेम करेंगे। तो पी एम और एल यहाँ लिखेंगे, पी से एम कितना है 3 2 है और एम से एल कितना है 7 5 है। चलिए इसका क्या करेंगे, या तो उल्टा एन बना दो या जगह बदल लेंगे, 7 के आगे 7 और 2 के पीछे 2 लिख लेंगे। अब करेंगे 7 या 21 हो जाएगा रेशियो, 7 दूनी ये 14 हो जाएगा और 5 दूनी ये 10 हो जाएगा, तो महिला पुरुष महिला और लड़के का रेशियो कितना आ गया, 21 14 और 10 आ गया। अब प्रश्न कह रहा है तो 2 लड़के यदि 16 पुरुष एक कार्य को 2 दिन में कर सकते हैं, चलिए 16 पुरुष के लिए पी एक काम को 2 दिन में कर सकते हैं, तो 2 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे हमें नहीं पता, हम लगा लेंगे क्वेश्चन टैग कि कितने दिन में करेंगे। अब हम पी की जगह क्या लिखेंगे, पी की जगह 21 लिखेंगे, तो 16 इंटू 21 इंटू ये 2 ऐसा कैसे रहेगा बराबर, ये 2 इंटू लड़के का मान कितना आया है 10, तो हम 10 लिखेंगे और ये क्वेश्चन टैग लिखेंगे और इसको सिंपली सोल्व कर लेंगे। अब हम इसको काटेंगे, 2 से 2 कट गया, 2 से काटेंगे 5 बार में कटेगा और 2 से ये 8 बार में कटेगा, 21 8 168 हो जाएगा और ये 5 बराबर से इधर आके इसके बटे में आ जाएगा और ये हमारा क्वेश्चन टैग ऐसा कैसे रहेगा। अब 5 से काटेंगे इसको, 5 दिया 15, 1 बचा, 5 छंग 30, सॉरी 5 दिया 15, फिर 5 दिया 15 होगा, ये 5 दिया 15, 5 दिया 15। चलिए इसको थोड़ा सा बोर्ड पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इसको आगे लिख लेता हूँ, 168.5 है, 168/5 है। इसको काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 दिया 15, 5 दिया 15 और 5 छंग 30, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि 3 वर्ष पहले एक कस्बे की जनसंख्या 84,000 थी और शहरों की और प्रवास के कारण यहाँ 10% प्रति वर्ष की दर से घटती है, शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। मतलब क्या है कि कस्बे में कुल 84,000 लोग थे 3 साल के पहले, ठीक है 3 साल पहले इतने लोग थे। अब क्या हुआ कि लोग शहर जाने लगे तो 10% घटने लगी, यानी 10% का मतलब होता है 1/10। 10 से एक व्यक्ति हमेशा कहाँ जा रहा है, मतलब शहर की ओर जा रहा है, तो 10 से एक व्यक्ति शहर जा रहा है, मतलब कितने बचे 9 बचे, और हर साल जा रहे हैं मतलब कितने साल तक जा रहे हैं 3 साल से, तो 3 साल की स्केल बना लेंगे, 1 2 3 0 से 3 0 कट गए। अब ये हो जाएगा कितना 729, 9 का गुणा 3 में करेंगे तो, और ये हो जाएगा 84। जब हम 84 का गुणा 729 में करेंगे तो हमें मिल जाएगा 61,236। आपको ये मल्टीप्लाई करना है, इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। मैंने 3-4 बार किया है इसलिए मैंने अभी डायरेक्टली लिख लिया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि 17, 30, 22 और 40 में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि संख्याएं समानुपात में हो जाए। तो ऐसा प्रश्न मैंने इससे पहले वाली जो शिफ्ट थी उसमें भी करवाया था, मैंने बोला था ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं। तो देखो 17 और 30, ये 17 बटे ये हो गया 30, ये बराबर होगा 22/40 के, ठीक है। अब इसमें से कौन सी संख्या घटा ले कि ये दोनों समानुपात हो जाए, तो हम इसमें से ऑप्शन नंबर 2 को देखेंगे, 4 घटा लेंगे दोनों में से, ये 4 घटा लिया तो 17 में से 4 गया तो कितना बच गया 13 बच गया। चलिए 17 में से 4 जाएगा तो 13 बचेगा, यहाँ पे 13 बचेगा, 17 में से 4 गया तो 13 बच गया और 30 में से 4 गया तो 26 बचा। इसी तरीके से यहाँ पे 22 में से 4 गया तो 18 बचा और 40 में से 4 गया तो 36 बचा। अभी हमको समानुपात नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे 13 से काटेंगे 13 कम 13, 13 दूनी 26 और 18 से काटेंगे 18 कम 18, 18 दूनी 36, तो ये 1/2 बराबर 1/2 देखो इस टाइप से समानुपात हो गया है। तो हमारा जो 4 हमने ऑप्शन में लिया था वो हमारा सेटिस्फाइड हो गया और हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 104, 78 और 260 से पूर्णतः विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या p है। यदि p + 40 बराबर q² है तो q का धनात्मक मान कितना है। देखिए 104 से भी विभाज्य हो रही है, 78 से भी विभाज्य हो रही है और 260 से भी विभाज्य हो रही है। तो वो संख्या देख लेते हैं हम, एलसीएम लेंगे तो हमें 13 का मल्टीपल जैसा दिख रहा है तो डायरेक्ट 13 से काटेंगे, 13 8 104, 13 6 78, 13 दूनी 26 और 0 ऐसा कैसे।
फिर हम देखेंगे इसको 5 से काट सकते हैं, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। चलिए फिर से 2 से कटेगा। चलिए 2 से काटने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन अब, क्योंकि ये तीनों संख्या अलग अलग है। 5 तिया 15, 15 चौक 60, 60 दूनी 120 और 120 का गुणा 13 में करेंगे तो 12 इंटू 130 हो जाएगा, है ना, 120 इंटू 130। तो करेंगे इसको 12 तिया 36, ऐसे देखिए 3 12 12 और 3 15। जब आप इन संख्याओं का एलसीएम लेंगे तो आपको 1560 मिलेगा। तो चलिए 1560 हमने पी मान लिया, क्योंकि पी का ही दे रखा था कि इन दोनों से विभाज्य होने वाली संख्या पी है। तो 1560 में अपन 40 जोड़ेंगे तो वो क्यू स्क्वायर के बराबर हो रहा है, और हमसे क्यू का ही मान पूछा है। तो जब ये स्क्वायर हटाऊंगा तो ये रूट लग जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1600 और ये क्यू का मान हो जाएगा, तो क्यू का मान हमें कितना मिल गया 40। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ की क्षेत्रफल 90.2 मीटर है। देखो लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ पूछा है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, ये होता है, और इसका मान दे रखा है 90.2 वर्ग मीटर। 90.2 वर्ग मीटर, ये पॉइंट हटाऊंगा, बटन में क्या लग जाएगा 10 लग जाएगा। चलिए आगे इसकी त्रिज्या जो हमें सेंटीमीटर में दे रखी है। चलिए तो क्या करेंगे, 2 इंटू पाई की जगह 22/7 लगाएंगे, और ऑप्शन में मीटर में आंसर है तो हम इस त्रिज्या को सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे। तो ये 70 सेंटीमीटर है, तो इसके बटे में 100 का भाग लगा देंगे तो ये मीटर बन जाएगा, ठीक है। और आगे हमको दे रखा है इंटू एच, जिसका मान हमको ज्ञात करना है, तो एच लगा दिया। आगे है 902 बटे में 10। चलिए ये 0 से ये 0 कट गया, ये 7 से 7 कट गया, और ये 10 से 10 कट गया। अब क्या बचा यहाँ पे, ये 2 बचा, 2 से काटेंगे, ये 45 और ये 451 बार चला गया। अब इसको हम 11 से काट सकते हैं, 11 चौक 44, 11 एकम 11, और ये इसको काटेंगे 11 दूनी 22। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, सिर्फ 2 एच बचा है, बराबर यहाँ पे कितना बच गया 41 बच गया। अब इस 41 को भी 2 से काट लेंगे, 2 दूनी 4, 0 भाग में जाने का, और 2 5 10। तो एच का मान हमारे पास कितना आ गया 20.5, और हमने इसको मीटर में लिया था सारी चीजों को, आंसर भी हमारा मीटर में आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, एक चोर 500 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी को देखकर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ना शुरू करता है। पुलिसकर्मी ने 11 किलोमीटर प्रति घंटे से उसका पीछा किया। पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा कितनी दूरी तय की गई, यदि आवश्यक हो तो 2 दशमलव तक पूर्णांकित कीजिए। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पे एक पुलिस खड़ी है जिसकी गति दे रखी है 11 किलोमीटर प्रति घंटा, और 500 मीटर की दूरी पर चोर को वहां देखा है पुलिस ने, जो कि 8 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से दौड़ता है। चलिए थोड़ा सा प्रश्न यहाँ पे आएगा तो हम थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। ये दूरी देखेंगे अपन, ये 8 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से दौड़ता है। अब यहाँ से देखेंगे हम 500 मीटर की दूरी है, ठीक है, और यहाँ पे पुलिस चोर इधर ही भागेगा तो पुलिस इसके पीछे पीछे भागेगी, यानी कि गति जो है समान दिशा में है। तो दोनों की चालें क्या हो जाएगी, दोनों की चालें आपस में माइनस होगी, तो 11 में से 8 गया, 3 बचा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। चूंकि ये मीटर में है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं इसको 5 से काटूंगा, ये 100 बार में चला गया। अब ये 3 से कट गया 6 बार, तो यहाँ पे बटे में टाइम रहता है, तो कितना टाइम आ गया 600 सेकंड में पकड़ लिया उसको। 600 सेकंड में पकड़ा है, यानी कि ये 600 सेकंड तक दौड़ा होगा। अब चोर ने कितनी दूरी तय की है, तो हम देखेंगे कि चाल का गुणा यदि समय में होता है तो हमें दूरी मिल जाती है। तो ये 8 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ा है, तो इसको हम पहले तो मीटर प्रति सेकंड में लेने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इसकी चाल आ गई मीटर प्रति सेकंड में। अब ये जो चाल है ये कितने समय तक दौड़ रहा है, इस चाल से 600 सेकंड तक दौड़ रहा है, तो ये हमें उसकी दूरी मिल जाएगी। किसकी, इसकी चोर की दूरी मिल जाएगी। इसको काटेंगे अपन 6 या 18, ये 3 बार में चला गया। अब ये हो गया 8 × 40 और 100 4000 हो जाएगा। 40 का गुणा 100 में किया 4000 हो गया, और बटे में 3 लगा दिया। चलिए 4000/3 है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको इस साइड में लिख लेता हूँ। 4000/3, 3 से इसको काटूंगा, 3 एकम 3, 3 तियानो, 3 तियानो, 3 तियानो, 3 से 3 चल जाएगा। प्रश्न ने बोला है पॉइंट से 2 संख्या तक ही आंसर दे दे, तो हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये मीटर में आंसर हो जाएगा कि इतने मीटर की दूरी पर उसको पकड़ लेगा, क्योंकि हमने सारी चीजें मीटर प्रति सेकंड में ही निकाली है। चलिए हमारा अगला प्रश्न रहेगा, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है। देखिए शंकु कैसा होता है, बर्थडे की टोपी होती है वैसा शंकु होता है, ये ऐसा शंकु होता है। तो ये आधार इसका एक तरह से वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, बराबर दे रखा है 154 के, तो ये 22/7 है। पाई की जगह मैं 22/7 लिखूंगा, और आर स्क्वायर ऐसा कैसे रहेगा, क्योंकि हमको आर का मान मिल जाएगा। तो 22 से काटूंगा, 22 7 154 हो जाएगा, और ये आर बराबर उधर जाकर रूट बना देगा, ये 7, और ये 7 भी उधर जाकर मल्टीपल हो जाएगा, तो हमें आर का मान कितना मिल जाएगा 7 मिल जाएगा। ठीक है, हमें आर का मान मिल गया 7 सेंटीमीटर। अब आगे प्रश्न बोल रहा है कि हमें ऊंचाई भी दे रखी है 24 सेंटीमीटर की, तो ऊंचाई हो गई 24 सेंटीमीटर। प्रश्न बोल रहा है कि शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो हमें ऊंचाई मिल रही है 24 की, ये 24 हो गया, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा बना देता हूं, ये हमारी ऊंचाई हो गई, ये हमारी त्रिज्या हो गई, और ये जो है तिर्यक ऊंचाई इसको बोलते हैं एल, ये होता है एच और ये होता है आर। तो देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई इंटू आर इंटू एल।
तो पाई की जगह क्या लिखूंगा मैं, यदि हमसे पूछा है तो पाई की जगह तो 22/7 हो जाएगा, इनको आर की जगह हमको 7 हमें पता है, और एल की जगह हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम देखेंगे आर कितना दे रखा है, हमको 24 दे रखा है, आर हमको 7 दे रखा है और एल 24 दे रखा है, तो कर्ण बराबर हो जाएगा लंबी का 2 धन आधा का 2, तो 24 का होता है 576 और 7 का होता है 49, बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर के। तो इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 625 आ जाएगा, जो कि एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर करेंगे तो एल का मान हमें 25 मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पे एल का मान हम कितना लिख सकते हैं, 25 लिख सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे 25 लिख दिया, 7 से 7 काट देंगे, 25 का गुणा इसमें करेंगे तो 550 हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में मिल जाएगा। तो ये हमारा शंकु का वक्र पृष्ठ हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब इस प्रश्न में जैसा कि मैंने कहा था कि एसएससी जीडी वाले स्टूडेंट को मेंसुरेशन वाली चीजों में ये सर्कल जो शंकु वगैरह बेलन वगैरह ये चीजें होती है, इनमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है और ये सवाल उनको समझ में नहीं आते हैं। और अक्सर जो नए स्टूडेंट है, जो नई अभी आने वाली जीडी में हाल ही में फर्स्ट एग्जाम देंगे, उनको तो ये बहुत बड़ा डाउट रहता होगा उनका कि हमसे ये सवाल नहीं होते हैं। तो कभी भी अगर आप लोगों से ये सवाल नहीं हो तो आप लोग क्या करेंगे, जो ऑप्शन रहते हैं उस ऑप्शन को 11 से भाग देकर चेक कर लेंगे कि क्या हमारा ऑप्शन 11 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। अगर जो ऑप्शन 11 से कट रहा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, इन 4 ऑप्शन में आप देखेंगे कौन सा मल्टीपल 11 से कट रहा है, कौन सा ऑप्शन 11 से कट रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। आपको इतनी बड़ी रामायण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 11 से भाग देंगे और आपका आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों में मैं आपको और भी तरीके बताऊंगा जो आपको प्रश्न कठिन लगते हैं लेकिन आप उन्हें करना चाहते हैं और जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो किस तरीके से प्रश्नों को करना है वो मैं आपको इन वीडियो में, जो प्रश्न थोड़ा सा लेंदी आएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, उसको किस तरीके से चुटकियों में सॉल्व करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और यूट्यूब पे मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी बहुत सारी ट्रिकें लेके आने वाला हूँ, तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और लाइक वगैरह करते रहना, ताकि मुझे भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ अब लाइक आ रहे हैं तो मैं वीडियो पे वीडियो बनाऊँ। तो मेरा उद्देश्य बस यही है कि आप सभी का सिलेक्शन हो। आगे प्रश्न पे चलेंगे। चलिए प्रश्न भी खत्म हो गया सारे, तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज शेयर भी कीजिएगा, इसको लाइक भी कीजिएगा। आगे और भी जो शिफ्टें बच रही है उन सभी का मैं सॉल्यूशन लेकर आऊंगा बहुत ही जल्द एग्जाम से पहले। मैं